हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि व्यापम, चाहे आपका गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सभी को जो है कूट के रूप में पूछ रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का यह क्लास पूरा का पूरा आपको कोड के रूप में दिखेगा या फिर न्यूमेरिकल के रूप में दिखेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी साइंस में न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्नों को छांट करके लाया हूँ। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, इसको आप पहले खुद से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मैं सभी का सॉल्यूशन, सभी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए हमने जो साइंस कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी, चाहे आपका देखिए प्रयोगशाला परिचालक हो, प्रयोगशाला तकनीशियन हो, आपको जो है साइंस पढ़ना है, साइंस चाहे कहीं का भी हो, आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने जो शिक्षक भर्ती के लिए साइंस कराया हुआ है, साइंस का महामैराथन, साइंस का न्यूमेरिकल क्लास, साइंस का पूरा डिटेल क्लास, उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे दिया जाएगा। और इन सभी क्लास का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, आपके ऑप्शन है 12 जूल, 4 जूल, 8 जूल या फिर 16 जूल। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया है। देखिए, एक होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा, ठीक है। हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए क्या दिया है। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, जिसको बोला जाता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होगी? जिसमें गति हो, जिसमें वेग हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका हाफ इंटू एम भी स्क्वायर, ठीक है। एम क्या हो जाएगा? आपका मास हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वेलोसिटी। ठीक इसी प्रकार एक आपका एक और होता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोला जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जो किसी प्रॉपर हाइट में हो और स्थिर में आने की कोशिश कर रहा हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका एम इंटू जी इंटू एच। एम हो जाएगा दोस्तों आपका मास, जी हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल, और एच हो जाएगा दोस्तों उसका हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये तो हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए क्या दिया है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका एम, ठीक है। एम इज इक्वल टू क्या दिया है हमें? एम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। अब देखिए, इस द्रव्यमान की गेंद की वेग हमें देखिए क्या दिया गया है? 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पास वेग क्या दिया है दोस्तों? वेलोसिटी क्या दिया गया है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पास हमें एम दिया है, यहाँ पास हमें वी दिया है। सबसे पहले आप गिवन डाटा को लिखिए। गिवन डाटा को लिखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, उसके बाद ही आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें एम की वैल्यू दी गई है और हमें वी की वैल्यू दी गई है। तो देखिए उसके बाद हमें पूछा क्या गया दोस्तों? गेंद के पास गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए हमें डायरेक्ट पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होता है दोस्तों आपका हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला में रखूँ तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू एम। एम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.5। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, ठीक है। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10। ये हो गया दोस्तों आपका एम इंटू वी स्क्वायर। देखिए वी का मान क्या है दोस्तों? ये है आपका 4। तो 4 का स्क्वायर मतलब उसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 4×4। देखिए यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ये 2 दूने 4 और ये आपका 4 कट गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया दोस्तों?
काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों आपका 4। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए साइंस का जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें आप यूनिट को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि यूनिट में ही ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। तो देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, और यूनिट किस प्रकार से निकाला जाता है इसका हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 जूल, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए व्यापम अब इसी प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चाहे आपका साइंस हो चाहे आपका मैथ्स हो, अभी आपने हॉस्टल वार्डन का पेपर देखा ही होगा, उसमें व्यापम गणित तक के क्वेश्चन को कूट में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आज की इस क्लास में हम कूट और न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए कथन दिया है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। उसके बाद देखिए कारण क्या दिया है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब देखिए आपका ऑप्शन भी आपको दिया गया है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। बी में दिया दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। सी में दिया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी में दिया है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, लेकिन जहां भी अगर आपको कथन और कारण के रूप में दिख गया प्रश्न तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से इसको बनाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं लेकिन यहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कथन में क्या दिया है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है, ये तो हमारा कथन सही है कि चंद्रमा पर मानव हो गया या फिर किसी भी पिंड का वजन उसके जो पृथ्वी में जो भी उसका वजन रहेगा उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कथन सही है। उसके बाद देखिए कारण में क्या दिया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो आपका कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर भले ही गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है। इस प्रकार से प्रश्न में हमें फंसा दिया जाता है। तो यहाँ पर कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको कथन और कारण दिया गया है। देखिए कथन ए क्या दिया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण में क्या दिया है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये कूट में इसका आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके भी बना सकते हो। देखिए कथन ए में क्या दिया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, मतलब आपका कथन सही है। अब देखिए कोई सा भी जहाज समुद्र में अगर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है दोस्तों, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है, नमक के कारण। ठीक है, आपको पता है कि समुद्र में NaCl की अधिकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसमें नमक ही पाया जाता है, इसी कारण समुद्र के जल का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और घनत्व बढ़ने पर जहाज का तल ही जो है नॉर्मल पानी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो आपका कथन सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कारण भी हमें दिया गया है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, मतलब आपका कारण भी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए देखिए क्या दिया है कि एक लोलक
3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। ठीक है, देखिए 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। देखिए कोई सा भी लोलक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से लोलक होता है, वो 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। 30 दोलन करता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए इसको अगर मैं यहाँ तक उठा के इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये एकाएक रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। ये जो है धीरे धीरे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार से ऑसिलेशन करते रहेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है दोस्तों दोलन करना। ठीक है, तो एक लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। निम्नलिखित दिए गए कथन में कौन सा सही है, ये चीज हमें पूछा गया है। देखिए इसका आवर्तन काल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति जो है 10 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति इतना हर्ट्ज है, 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इसमें हमें आवर्तन काल भी पूछा गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों न्यूमेरिकल में, कि जो भी गिवन डाटा दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ गिवन डाटा दिया रहेगा उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला को याद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो साइंस में जितने भी फॉर्मूला है वो हम गिवन डाटा के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिया है कि एक लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 30 दोलन, और ये क्या है दोस्तों आपका टाइम है। देखिए इसमें हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, एक हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और एक हमें पूछा गया है दोस्तों आवर्तकाल। तो देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों टी। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये आपका टी लिख रहा हूं, मतलब ये आपका आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए आवर्तकाल क्या होता है, ये होता है आपका 1 फ्रीक्वेंसी। अभी हमें फ्रीक्वेंसी पता है क्या, नहीं पता। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है। देखिए हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि कोई सा भी देखिए लोलक है वो 30 दोलन कर रहा है। ठीक है, मतलब ये दोलन का मतलब दोस्तों ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जितने बार ये दोलन कर रहा है, जितने टाइम में ये दोलन कर रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, जितने बार ये दोलन कर रहा है दोस्तों और जितने टाइम तक ये दोलन कर रहा है वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दोलन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका टाइम। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब देखिए कितने बार ऑसिलेशन कर रही है, 30 बार। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 30, और ये टाइम कितना दिया गया दोस्तों, 3 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका 3 एकम 3, और ये 3 दहम 30, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आपके पास 10 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो है यूनिट क्या हो जाता है दोस्तों, हमेशा हर्ट्ज में होता है। अब यहाँ पर देखिए आप आ जाइए दोस्तों ऑप्शन में। देखिए 10 हर्ट्ज किस में दिया गया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके समझने के लिए हम आगे भी बना लेते हैं, इसका आवर्तकाल भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका जो है एग्जाम में इस प्रकार से आंसर आ जाता है तो आपको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या पूछा गया दोस्तों, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 देखिए फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 10, 1/10, और 1/10 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0.1। चूंकि ये आपका टाइम निकला है, आवर्तकाल निकला है, तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड ये हो जाएगा दोस्तों आवर्तकाल, और 10 हर्ट्ज ये हो जाएगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, हर एक फॉर्मूला को भी नोट करते चलिएगा। तो फिर चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमें कथन दिया गया दोस्तों, पहला देखिए क्या दिया है, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया है, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है।
ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या दिया है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। और चौथे नंबर पर क्या दिया है कि प्रकाशिक तंतु रॉकेट नोदन में अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो इन कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए, हम एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते चलते हैं। क्या दिया, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है कि तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल आधारित होता है। ठीक है, जो प्रकाशिकी तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका एक कोई ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें से अगर हम कोई से भी प्रकाश, ठीक है, कोई से भी अगर हम प्रकाश गुजारते हैं, उसकी वैल्यू मान लीजिए 50 है। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 50 है तो वो इस प्रकार से ये घूमते हुए ये बाहर निकलेगी और जितनी मात्रा में इसमें से एनर्जी या फिर प्रकाश प्रवाहित होगी उतनी ही मात्रा में एनर्जी या फिर प्रकाश जो है वो बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सा भी रजिस्ट्रेशन अवरोध नहीं होता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या दिया है कि प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग जो है वो अत्यधिक कम होता है। ठीक है, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में, देखिए यहाँ पर ये आपका प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र है, इसमें ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं के समान होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सा भी अवरोध नहीं होता, मतलब ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी सही हो जाएगा। उसका देखिए थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर से इसी पॉइंट को, जो चीज़ मैं बोला इसी पॉइंट को यहाँ पर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ये पॉइंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा कि प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से वो मुक्त होता है। उसके देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया है कि प्रकाशिक तंतु रॉकेट नोदन में अधिक उपयोगी होता है। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा कि प्रकाशिकी तंतु रॉकेट नोदन में किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होता। देखिए रॉकेट नोदन में आपका न्यूटन थर्ड लॉ यूज होता है, उसके बाद वो ईंधन वगैरह की मदद से वो गति करता है। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा सही है दोस्तों, आपका पॉइंट नंबर 1, 2 और ये 3। देखिए किसमें दिया गया है आपका ये 1, 2 और ये 3, ये दिया है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कथन ए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। कारण दिया है दोस्तों आपका शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। ठीक है, देखिए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ये हमें बताना है। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं कि सेल जो है दो प्रकार का होता है। देखिए पहला हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक सेल, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक सेल। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीयक सेल। अब देखिए प्राथमिक सेल क्या हो जाता है दोस्तों, प्राथमिक सेल कहने का मतलब जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डेनियल सेल, टॉर्च का सेल, ठीक है, जो टॉर्च वगैरह में लगता है उसका सेल, या फिर शुष्क सेल, ये सभी होते हैं दोस्तों आपका प्राथमिक सेल। ठीक है, जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद द्वितीयक सेल क्या होता है दोस्तों, इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल का बैटरी, गाड़ी वगैरह का बैटरी, ठीक है, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं वो आपका द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ जाएगा। जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार हमने यूज किया उसके बाद वो खत्म हो गया, तो उसको बोला जाता है दोस्तों प्राथमिक सेल। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है कथन ए कि एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। अभी हमने देखा दोस्तों कि शुष्क सेल क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका प्राथमिक सेल जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। मतलब शुष्क सेल को हम आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। कथन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कारण आर में क्या दिया है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। अब देखिए उत्क्रमणी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया क्या होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए उत्क्रमणी अभिक्रिया क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, और अनुत्क्रमणी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, जिसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मोम का पिघलना। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, तो मोम का पिघलना होता है दोस्तों उत्क्रमणी अभिक्रिया।
क्योंकि पिघले हुए मोम को हम फिर से मोम बना सकते हैं, उसको फिर से पिघला सकते हैं, मतलब ये अभिक्रिया हम उसको बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो है रिपीट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा दोस्तों मोम का जलना। ठीक है, मोम का जलना, तो मोम का जलना हो जाएगा दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जले हुए मोम को हम पूर्ण रूप से मोम नहीं बना सकते, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करने का मतलब जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। तो देखिए इसी में कारण आर में क्या दिया है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। शुष्क सेल को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका कथन कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा, कथन ए सही हो जाएगा, कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ए जो है सत्य हो जाएगा परंतु आर जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है, किसके कारण प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव या फिर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बार बार रिपीट हो चुका प्रश्न है और इसी प्रकार से आपको प्रश्न को देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करके बताएंगे। देखिए क्या होता है दोस्तों कि एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, वो जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर है, इस प्रकार से हमें प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए एक चीज आप समझिएगा कि तालाब में कोई सा भी पत्थर है वो जो अपने एक्चुअल स्थिति से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देगा, मतलब हमें क्या हो रहा है दोस्तों, भ्रम हो रहा है। ठीक है, हमें धोखा हो रहा है। ठीक है, वो जो है वास्तव में ऊपर की ओर नहीं होता, वो हमें धोखे से दिखाई देता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, धोखा। ठीक है, इसी में आपका एक और एग्जांपल है कि पानी में रखा हुआ छड़ जो है हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, वो भी एक प्रकार से धोखा ही है। ठीक है, जो होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जैसे कि तारों का चमकना, वो भी हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं दोस्तों, उन सभी पॉइंट को भी आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन हमें पूछा गया है, गलत कथन। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका ए में क्या दिया है कि वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। बी में दिया दोस्तों प्रकाश की नीली तरंगे बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैगनी। सी में क्या दिया दोस्तों गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। डी में क्या दिया है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा ये चीज बताना है। तो फिर सभी का आंसर आना चाहिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम हर एक पॉइंट को पहले समझते चलते हैं। देखिए क्या दिया है, पहले में ए में वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विशेष रबड़ के टायरों में। ठीक है, जो वायुयान में जो भी टायर लगे होते हैं वो विशेष रबड़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा सा सुचालक भी बनाया जाता है, ताकि वो जब वो लैंड करेगा उस समय जब वो जमीन से टकराएगा तो चिंगारी के कारण उसमें आग न पकड़े। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा सुचालक भी बनाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा पॉइंट ए सही हो जाएगा। उसके देखिए बी में क्या दिया दोस्तों कि प्रकाश की नीली तरंगे बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, यही पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, आप जो है कई जगह देखेंगे कि नीली तरंगे होती हैं वो बैगनी से ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, इस प्रकार से दिया रहेगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी तरंगों का प्रकीर्णन नीले तरंगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए इन दोनों का प्रकीर्णन, जब आप इन दोनों का प्रकीर्णन जो है न्यूमेरिकल से बनाएंगे तो लगभग थोड़ा बहुत ही आपको अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन बैगनी कलर का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों वो होता है लाल रंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीला रंग और बैगनी रंग ये हमें दिया गया है, तो नीले और बैगनी में हमेशा बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा।
तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज़ पहचाना था, असत्य कथन, तो हमें असत्य कथन मिल गया, मतलब बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाकी पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, इसके अपेक्षा देखिए, अगर आपके बाल गीले ना हो, अगर आपके बाल सूखे हो, उसके बाद आप उसमें कंघे लगाएंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ही वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। मतलब गीले बालों की अपेक्षा अगर हम सूखे बालों में कंघी करेंगे, उसके बाद ही वो चार्ज होगा। ठीक है, ना कि गीले बालों में हम कंघी करेंगे तब वो चार्ज होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं करता बोला है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। उसके देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब रस्सी क्यों बांधी जाती है, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जो है उसमें किसी भी प्रकार से चिंगारी उत्पन्न न हो, जिसके कारण आग न लगे, इसीलिए उसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक लोहे का चैन, ठीक है, या फिर कोई से भी धातु का चैन वगैरह जो है वो रस्सी से बांध करके जमीन में छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि प्रायः घरों में अर्थिंग लगाया जाता है। अर्थिंग हम घर में क्यों लगाते हैं कि अगर आपका फेस का, देखिए फेस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, फेस में इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ज़्यादा हो जाने के कारण वो क्या करता है दोस्तों, वो जो जितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उसको वो ज़मीन पे, ठीक है, अर्थिंग के थ्रू ज़मीन पे वो प्रोवाइड करा देगा, जिससे हमारे घर में लगे उपकरण जो है सुरक्षित रहेंगे। तो यही अर्थिंग का काम क्या कौन करता है दोस्तों, ये धातु की रस्सी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमें असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा असत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है, फिर से आपका ये कथन और कारण वाला है। देखिए कथन ए क्या दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण दिया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ठीक है, इस पे देखिए हमें कुट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए कथन ए में क्या दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। अब आप एक चीज बताइए कि हम किसी भी चीज का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी अणुओं में गति बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर हम किसी भी चीज में तापमान बढ़ा देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे, ज़्यादा गति करेंगे, इसीलिए अभिक्रिया जो है वो तीव्र होती जाएगी। मतलब हमारा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कारण आर में क्या दिया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। द्रुत मतलब क्या होता है दोस्तों, द्रुत मतलब हो जाता है तीव्र। ठीक है, द्रुत मतलब हो जाता है तीव्र। ये हो जाएगा हिंदी का पर्यायवाची, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि उच्चतर तापमानों पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आणविक गति जो है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। मतलब कथन भी सही हो जाएगा दोस्तों और कारण भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए आप पास ऑप्शन में क्या दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दाब का, प्रेशर का जो है कोई प्रभाव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर नहीं पड़ता। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो फिर चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। देखिए आपके ऑप्शन है दोस्तों एम्पियर, हर्ट्ज, ओम और ये क्या दिया दोस्तों आपका पास्कल। ठीक है, तो अभी हमने देखा था न्यूमेरिकल में आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है आपका हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एम्पियर जिसको डिनोट किया जाता है दोस्तों आपका ए से। ठीक है, एम्पियर जो है किसका यूनिट होता है, ये होता है धारा का। ठीक है, ये होता है दोस्तों धारा, कौन सी धारा, इलेक्ट्रिसिटी की धारा का। ठीक है, उसके बाद हर्ट्ज जिसको एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों, हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों, ओम। ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों ओम का सिंबल। ठीक है, और ओम जो है किसका यूनिट होता है, ये होता है दोस्तों प्रतिरोध का, रजिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस का। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया दोस्तों, पास्कल। ठीक है, जिसको पी से डिनोट किया जाता है और पास्कल जो है किसका यूनिट होता है, ये होता है दोस्तों प्रेशर या फिर दाब का।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर CaCO3। तो फिर बताइए, ये तो आप सभी को पता होगा, वॉशिंग सोडा और जो है खाने का सोडा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका Na2CO3, जिसको और क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों धावन सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, धावन सोडा। ये होता है दोस्तों Na2CO3, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2 को बोला जाता है दोस्तों, Na2CO3 को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है धावन सोडा। ठीक है, और इसी को बोला जाता है दोस्तों वॉशिंग सोडा। उसके बाद देखिए बी में क्या दिया है दोस्तों, NaHCO3। ठीक है, तो देखिए एक होता है आपका वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, एक होता है दोस्तों आपका खाने का सोडा। अब देखिए खाना कौन बनाता है, खाना जनरली बाई लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक इसी जगह खाने का सोडा क्या हो जाएगा दोस्तों, खाना को कौन बनाता है, बाई लोग बनाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई जो है क्या करती है, वो खाना बनाती है, तो NaHCO3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। इन दोनों में सब बच्चे जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है और सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है। तो देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई का काम क्या होता है दोस्तों, बाई जो है वो खाना बनाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका खाने का सोडा। ये हो जाएगा आपका खाने का सोडा। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अब उसके बाद बाकी है तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका नमक, ये हो जाएगा आपका चूना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, ये भी आपका कथन और कारण से आ गया। देखिए क्या दिया है, कथन ए कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कारण आर क्या दिया है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब उसके बाद आपको कोड दिया गया है इस प्रकार से, तो देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अम्लों का राजा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु या फिर पतला बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, न कि अम्ल में पानी, मतलब ये आपका कथन जो है सही हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला बनाने के लिए, तनु बनाने के लिए हम पानी में अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, हम अम्ल में पानी मिलाएंगे तो ये जो है पतला नहीं होगा। ठीक है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ये वाला कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कारण आर क्या दिया दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, मतलब ये आपका कारण आर भी सही हो जाएगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। अब देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए हम H2SO4 को पानी में मिलाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका कारण आर जो है कथन ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या दिया है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपको 5 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, केवल नर खून चूसते हैं, केवल मादा खून चूसती है। उसके देखिए 3 में क्या दिया दोस्तों आपका, मादा पौधे का रस चूसती है। उसके देखिए 4 में क्या दिया है, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। उसके देखिए 5वें नंबर पर क्या दिया दोस्तों कि नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, तो आप देखिए एक चीज याद रखिएगा। देखिए एक होता है दोस्तों नर मच्छर और एक होती है दोस्तों मादा मच्छर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नर क्या करता है, नर का काम क्या है, ये जो है फूल से रस लेता है, नर जो है वो फूल से रस लेता है, और मादा क्या करती है दोस्तों, मादा जो है वो खून चूसती है। मतलब नर का खाना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका खाना होता है फूलों का रस। ठीक है,
फूल पत्ती झाड़ियाँ इन सब से ये खाना लेता है। और मादा क्या करती है, कोई से भी जीव के रक्त से खाना बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो नर मच्छर होता है, इसका डेना मतलब उसका पंख जो है वो छोटा होता है, इसका पंख छोटा होता है। और मादा का जो है पंख वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो देखिए हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, केवल नर खून चूसते हैं। तो नर जो है खून नहीं चूसता, वो क्या करता है दोस्तों, अपना खाना कहाँ से लेता है, वो फल फूल वगैरह से लेता है। ठीक है, फूल पत्ती झाड़ी इन सब से वो खाना लेता है। मतलब ये हमारा ऑप्शन पॉइंट ए जो है वो गलत हो जाएगा। उसके देखिए सेकंड में क्या दिया है, केवल मादा खून चूसती है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसका देखिए मादा जो है वो पौधे का रस चूसती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पौधे से जो है खाना कौन लेता है दोस्तों, ये लेता है नर मच्छर का काम है। उसका देखिए चौथे पॉइंट पे क्या दिया है, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नर मच्छर होता है उसके पंख छोटे होते हैं। ठीक है, मादा की अपेक्षा, मतलब ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट भी गलत हो जाएगा। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से देखिए सही कौन कौन सा है दोस्तों, सही है दोस्तों आपका 2 और 5। ठीक है, तो देखिए कौन सा दिया है दोस्तों, केवल 2 और 5 सही है। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, फिर से आपका ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया कि कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में बढ़ा देता है। तो इस कार का त्वरण माप क्या होगा, ये चीज़ हमें पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम गिवन डाटा को लिखेंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको गिवन है उसको हम पहले लिखते चलेंगे। देखिए क्या दिया दोस्तों, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। मतलब देखिए ये आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेग। ठीक है, पहले उसका जो वेग कितना था, वो था दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कितना हो गया, वो हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यू का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए अंतिम वेग, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों अंतिम वेग, जिसको हम भी से डिनोट करते हैं। और इसका मान हमें कितना दिया गया है, 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कितने समय में बढ़ा रहा है, तो वो बढ़ा रहा है दोस्तों 5 सेकेंड में। ठीक है, मतलब ये 5 सेकेंड क्या है दोस्तों, ये है हमारा टाइम। ठीक है, कितना दिया गया है, ये 5 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए u का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है और t का मान दिया गया है। ठीक है, टाइम दिया गया है। और हमें क्या चीज़ पूछा है कि इस कार का त्वरण माप क्या चीज़ होगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, मतलब हमें त्वरण एक्सीलरेशन पूछा है। तो देखिए त्वरण क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, जिसको हम डेल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डेल v से। ठीक है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम। ठीक है, इसी को बोला जाता है त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू। पहले कितना वेग था, 40 था, उसके बाद कितना वेग हो गया, 60 हो गया। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका v माइनस यू, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 60 माइनस 40। ठीक है, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, देखिए टाइम का वैल्यू भी हमें कितना दिया गया है दोस्तों, ये हमें दिया गया है 5। ठीक है, तो इसको हम 5 करके लिख लेते हैं। 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा दोस्तों हमारे पास 20। ये हो जाएगा 20 बटे 5, 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20। तो त्वरण ए का मान कितना आ गया दोस्तों, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो इसका मान कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 4। और त्वरण का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका ये जो वेग है इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए किसमें दिया गया है, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसमें दिया दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, शुष्क बर्फ है। देखिए आपको ए पॉइंट दिया है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहीं से आंसर लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहीं से आंसर लगाना चालू कर देते हैं, लेकिन इसमें कुट दिया गया है। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक होता है, इसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए कुट में क्या दिया है, ऑप्शन ए में केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है,
सभी सही हैं या फिर सभी गलत है, तो हमें हमेशा आंसर इसके आधार पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए पहले शुष्क बर्फ क्या होता है दोस्तों, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ठोस हाइड्रोजन ये नहीं होगा, ठोस नाइट्रोजन ये नहीं होगा, और ये भी नहीं हो जाएगा। मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मतलब देखिए केवल और केवल ए सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट या फिर ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो ये रहे दोस्तों विज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और दोस्तों ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्लास फ्री में अवेलेबल है। चाहे आपका मैथ्स का हो चाहे आपका साइंस का हो, हम बिल्कुल फ्री में ही क्लास कराते हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।